हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में मोनोपोली है। बट इस स्टॉक के बारे में अभी रिसेंटली कुछ निगेटिव न्यूज़ आने लगी हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि मोनोपोली है, मतलब सारे कस्टमर्स इन्हीं के पास आएंगे। बट रिसेंटली इनके जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर कंपनी का हम आगे बात करेंगे कौन सी इनकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, जो बहुत ही इनका मेन कस्टमर था मोबाइल प्रोडक्ट्स का, वो अब दूसरी कंपनी जो इनकी कॉम्पिटिटर कंपनी है उससे अपने मोबाइल्स की डिमांड जो है फुलफ़िल कर रहा है या कंप्लीट कर रहा है। जो इनके टारगेट्स हैं उनको रिड्यूस किया जा रहा है, या जो पहले बाई रेटिंग दिए हुए थे वो अब सेल की रेटिंग दे रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी आखिर इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे इंडिया में बड़ी दिग्गज कंपनी है और इनकी मोनोपोली है, इनके ज़्यादा आसपास कोई कॉम्पिटिटर कंपनी है नहीं। सबसे पहला प्रोडक्ट इनका मोबाइल्स। दूसरा प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं जैसे कि होम अप्लाइंसेस, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ। तीसरा वॉचेस वगैरह होते हैं, वियरेबल्स या जो हियरेबल्स डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जैसे हेडफोन्स हुए या ब्लूटूथ हुआ। वियरेबल्स जैसे वॉचेस हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉचेस जो हैं, तो हियरेबल्स एंड वियरेबल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। चौथा प्रोडक्ट इनका लाइटनिंग से है। जितने भी तरीके की लाइटिंग होती हैं, एलईडीज़, CFL, हेलोजेंस होते हैं या ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं, ये सारी तरीके की लाइटिंग का भी इनका प्रोडक्ट है। मतलब ये मेन जो इनका प्रोडक्ट है मोबाइल फ़ोन्स। और मोबाइल फ़ोन्स का इनका डायरेक्टली आपने ब्रांड नेम नहीं सुना होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का, बट अदर ब्रांड्स जो हैं मोबाइल्स के, उन ब्रांड्स के लिए ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन सप्लाई करते हैं। और ब्रांड या टैग जो है बाद में उन कंपनीज़ के द्वारा ऐड किया जाता है। वैसे ही वॉशिंग मशीन्स, बहुत सारे इनके जो कस्टमर्स हैं जैसे कि पैनासोनिक, जियोमी, सैमसंग, मोटोरोला, बोट जो आप ज़रूर सुनते होंगे, ब्लूटूथ या हेडफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो सारे इनके ही कस्टमर्स हैं और यही उन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके इन कंपनीज़ को सप्लाई करते हैं और वो कंपनीज़ बाद में अपना जो है ब्रांड नेम उसमें ऐड करते हैं। इनके रिटर्न्स की बात की जाए तो लास्ट 5 साल में कंपनी का जो रिटर्न रहा है लगभग 1200% का, मतलब 12 गुना हो गया है कंपनी का जो इन्वेस्टर्स रहे हैं उनका पैसा। और अगर लास्ट 8 ईयर्स की बात की जाए, क्योंकि इस स्टॉक की लिस्टिंग जो है 2017 के आसपास हुई थी, तो उस टाइम पे जो कंपनी का स्टॉक था वो लगभग 500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मतलब 500 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। और अभी अगर करंटली देखा जाए तो कंपनी का जो स्टॉक है लगभग 14,500, 14,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर 2017 मतलब 8 साल में अगर देखें तो जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी ने उनका पैसा लगभग 30 गुना कर दिया है। तो पिछले 8 साल में जो इन्वेस्टर्स रहे हैं उनका पैसा 30 गुना हो गया। और पिछले अगर 5 साल की अगर केवल बात की जाए, कोविड ईयर्स के टाइम की अगर बात करें, तो लगभग जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा 12 गुना कंपनी ने बना के दे दिया है। तो अच्छा स्टॉक है और मोनोपोली है इनकी। और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, जैसे ब्लू स्टार है, AC की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और भी काफ़ी सारे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है ब्लू स्टार भी। बट उतना बड़ा कॉम्पिटिटर कंपनी नहीं है डिक्सन टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं लिमिटेड हैं। बट कि जबकि डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है और काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। जैसे कि और अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जो टीवी होती हैं, LED टीवी आजकल काम कर रही हैं, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। जैसे फ्रिज के तो मैंने बताया ही, फ्रिज और AC ये सब तो मैंने बताया ही। वॉशिंग मशीन्स, इसके बाद जो CCTV कैमरा होते हैं, इनकी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मतलब इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इनके कॉम्पिटिटर अगर हैं भी तो छोटे मोटे, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे कि टीवी के लिए कोई कंपनी काम कर रही होगी, फ्रिज कोई कंपनी बना रही होगी, AC कोई कंपनी बना रही होगी, CCTV कैमरा कोई कंपनी बना रही होगी। बट ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो डायरेक्ट इनको कॉम्पिटिशन दे रही हो सारे ही प्रोडक्ट्स में। बट यहाँ पे मेन जो प्रोडक्ट है मोबाइल्स, क्योंकि अभी आपने एक 1.5 साल पहले न्यूज़ आई थी कि लैपटॉप्स और मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया जो है डोमेस्टिकली करने वाला है और जो चाइना पर डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहता है। इसकी वजह से इस कंपनी में या इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा था और इन्वेस्टमेंट अपना जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था। और वैसा ही इनके Q4 के रिजल्ट्स में भी देखने को मिला, जैसे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट्स वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले। जो रेवेन्यू है पिछले साल कंपेरिजन में लगभग 120% के आसपास इंक्रीज हुआ था, और जो प्रॉफिट था वो लगभग पिछले साल कंपेरिजन में 4 गुना, मतलब 400% के आसपास का इंक्रीज प्रॉफिट में देखा गया था पिछले साल के कंपेरिजन में। जो शिफ्ट हुआ एक तरह से चाइना को अवॉइड करने का और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंडिया डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने का, उसकी वजह से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में रिजल्ट्स भी देखने को मिले। बट अभी जो नई प्रॉब्लम आ रही है इस स्टॉक में या इस कंपनी में, वो है इनके कॉम्पिटिशन की। और इस कंपटीशन को समझने के लिए, और या इस एक सेगमेंट के कंपटीशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो इनकी डिपेंडेंसी है किन प्रोडक्ट्स में कितना है, मतलब इनका टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन है इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2025 में,
वो 85% के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन केवल मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से हुआ था इनका। अदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में हियरेबल एंड वियरेबल, हियरेबल मतलब जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं सुनने के लिए, मतलब सॉन्ग्स जैसे कि ब्लूटूथ आप यूज करते होंगे या ईयरफोन्स यूज करते होंगे, ये सब हियरेबल्स में आते हैं। और वियरेबल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वॉचेस जो होती हैं उनको। तो इन 3 सेगमेंट से मतलब मोबाइल्स, हियरेबल्स एंड वियरेबल्स, इनसे लगभग कंपनी का 85% के आसपास का रेवेन्यू फिजिकल ईयर 2025 में जनरेट हुआ टोटल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस सेगमेंट का कितना ज़्यादा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में और ओवरऑल बिजनेस में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब इसी सेगमेंट को जो कंपनी का ये सेगमेंट है मोबाइल एंड अदर ईएमएस डिवीज़न को एक कंप्यूटर कंपनी मिल गई है, जिसकी वजह से इनके जो टारगेट्स हैं या ब्रोकरेज फर्म्स ने बाई रेटिंग दी हुई थी वो थोड़ा सा यहाँ पे डामाडोल होने लगे हैं एक तरह से। उस कॉम्पिटिटर कंपनी के बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले समझ लेते हैं कि इनकी जो डिपेंडेंसी है वो फिजिकल ईयर 2024 में केवल 62% के आसपास की थी मोबाइल और अदर ईएमएस डिवीजन में, बट अभी इंक्रीज होकर लगभग 20% के आसपास जंप हुआ, 85% हो गई है प्रेजेंट ईयर में। और अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो Q4 फिजिकल ईयर 2024 में केवल 66% की थी, अभी इंक्रीज होकर 88% के आसपास हो गई है Q4 फिजिकल ईयर 2025 में। तो इनके अदर सेक्टर्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी टीवी और रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब का जो पिछले साल 23% के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे इस सेगमेंट से, अभी घटकर 9% के आसपास रह गया है। और दूसरा जो सेगमेंट है होम अप्लायंसेस वाला, उसमें पहले 7% के आसपास रेवेन्यू जनरेशन होता था या प्रॉफिट जनरेशन होता था, अभी डिक्रीज होकर 4%। मतलब अदर जो सेक्टर्स हैं या सेगमेंट्स हैं उनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेशन है वो फिजिकल ईयर 2024 के कंपेरिजन में फिजिकल ईयर 2025 में डिक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे मोबाइल्स और अदर ईएमएस डिवीजन में यहाँ पे अच्छा इंक्रीज देखने को मिला, लगभग 20% के आसपास रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज देखने को मिला है। तो इससे समझ में आता है कि मोबाइल और अदर ईएमएस डिवीजन का कितना ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू या फाइनेंशियल्स में बोलिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसी सेगमेंट को या इसी डिवीजन को अगर कोई कॉम्पिटिटर मिलता है या इसके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट देखने को मिलता है किसी कंपटीशन की वजह से, या कोई भी ओवरऑल इकोनॉमी या किसी उस सेक्टर में पर्टिकुलरली कोई ख़राब न्यूज आती है, उसकी वजह से कितना ज़्यादा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में या ओवरऑल बिजनेस में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। क्योंकि इसका जो 88% है 85% से 88% के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो इसी डिवीजन से हो रहा है। तो इस कंपटीशन या इस कॉम्पिटिटर कंपनी और इसके बाद जो ब्रोकरेज फर्म्स ने टारगेट दिए हैं या ये उसको समझने के पहले कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो लगभग 90,000 करोड़ के आसपास है। और करंटली जो स्टॉक है लगभग 14,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई की बात की जाए तो 19,000 के आसपास है और 52 वीक लो की बात करें 10,000 के आसपास है। मतलब लो से लगभग 40% के आसपास हाई ट्रेड कर रहा है। बट अगर 52 वीक हाई की बात करें तो उससे लगभग 30% नीचे जो है कंपनी का जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक का पीई रेशियो 113 जो कि थोड़ा सा हायर साइड है, बट आरओसी और आरओई अच्छा है कंपनी का, 40 के आसपास लगभग आरओसी है और 33 के पास आसपास जो है आरओई है। इसके बाद शेयर होल्डिंग देखें अगर तो एफआईआई का भी भरोसा यहाँ पे थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज हुआ है। दिसंबर में 23% के आसपास शेयर होल्डिंग थी जो डिक्रीज होकर 22% के आसपास मार्च 2025 में एफआईआई की शेयर होल्डिंग हो गई है। बट डीआईआई ने अपना भरोसा यहाँ पे बढ़ाया है, मतलब इन्वेस्टमेंट अपना इंक्रीज किया है इस कंपनी में। तो ये तो कुछ फंडामेंटल्स हुए जो ओवरऑल ठीक है केवल अगर पी रेशियो को छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद जो न्यूज़ है या जो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा ख़राब अपडेट है, जो मोटोरोला कंपनी है जो डिक्सन टेक्नोलॉजी का लार्जेस्ट क्लाइंट है मोबाइल फ़ोन्स सप्लाई करने के लिए, उसका जो कंपटीटर कंपनी है उससे खरीदारी करने लगे हैं मोटोरोला कंपनी। इसका मतलब डायरेक्टली जो है इनका जो सेगमेंट है जिससे 85% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको जो है कंपटीटर मिल गया है। कंपटीशन जो बढ़ रहा है कार्बन और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे मॉर्गन स्टैनली कहना है कि जो अभी जो 14,500 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो घटकर 8,500 के आसपास आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा ये, लगभग आप बोल सकते हैं कि 35% के आसपास अभी करंट प्राइस जो है 14,500 के आसपास उससे डिक्रीज होगा अगर 8,500 के आसपास का जो टारगेट इन्होंने जेपी मॉर्गन स्टैनली दिया है उसको टच करता है। तो यहाँ पे देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी केवल अकेला जो मोटोरोला की डिमांड्स होती थी मोबाइल फ़ोन्स की उसका अकेला मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर था 2024 में, बट 2025 में ये शिफ्ट होने लगा और अभी करेंटली जो है 25% मोबाइल डिमांड्स का मोटोरोला की कार्बन कंपनी से फुलफिल हो रही है और आने वाले टाइम में ये 35% होने वाली है। और यही इसी कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक के प्राइसेस को डिक्रीज करना या टारगेट्स को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है और जो पहले बाई रेटिंग दे रहे थे वो अब सेल रेटिंग देने लगे हैं। ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं उन्होंने और भी ज़्यादा चिंताजनक बात ये बताई है कि जो लॉन्गचेयर है, लॉन्गचेयर एक कंपनी है, ये भी जो डिक्सन टेक्नोलॉजी के अभी तक सेकंड लार्जेस्ट क्लाइंट थे, मतलब फ़ोन प्रोडक्ट्स को अपने खरीदता था डिक्सन टेक्नोलॉजी से लॉन्गचेयर, ये भी अब अपने क्लाइंट्स जो है चेंज करने वाला है और ये भी कार्बन से अपने जो मोबाइल फ़ोन्स है उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया है। मतलब दो जो मेजर क्लाइंट्स थे इनके, एक तो मोटोरोला और उसके बाद लॉन्गचेयर,
ये दोनों अपने जो क्लाइंट्स हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उसने अपना शेयर जो है डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है और ये अपने प्रोडक्ट्स के जो फुलफिलमेंट है वो अब कार्बन जो कंपनी है जो कि सेम मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ से अब ये खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं। और जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो लॉन्ग शेयर कंपनी है वो लगभग 2% के आसपास जो अपना मोबाइल फ़ोन्स का डिमांड है उसको कार्बन कंपनी से खरीद रहा है। और भी ख़राब न्यूज़ की इनके जो प्रमोटर थे सुनील बचानी, इन्होंने अपना लगभग 4% के आसपास का स्टेक जो कंपनी में था डिक्सन टेक्नोलॉजी में, उसमें ब्लॉक डील में सेल कर दिया है। और ये जो ट्रांजैक्शन था इसकी जो फाइनेंशियल टोटल कॉस्ट थी लगभग 2200 करोड़ के आसपास, इसमें 4% के आसपास अपना सुनील बचानी जो कि एक प्रमोटर थे इस कंपनी के, उन्होंने अपना स्टेक डिक्रीज़ किया और अपने जो स्टेक सेल किया वो जो है 2200 करोड़ के आसपास का था। और इस ट्रांजैक्शन के अंडर में लगभग 17 लाख शेयर्स के आसपास का जो है सेलिंग हुआ है। ये सारे बहुत ख़राब न्यूज़ हैं जो डिक्सन टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि इनका एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है और जो दो मेजर क्लाइंट्स थे इनके, एक तो मोटरोला और दूसरा वेक्सियर, इन दोनों कंपनीज़ ने अपना जो आउटसोर्सिंग है वो थोड़ा सा डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ डिक्रीज़ किया है और दूसरी कंपनीज़ के साथ जो कार्बन कंपनी है वो भी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग ही करती है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और दूसरा जो इनके प्रमोटर्स हैं वो भी थोड़ा सा कंपनी में भरोसा कम दिखा रहे हैं और अपना जो स्टेक है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। इन सब की वजह से जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं या जो एनालिस्ट्स हैं उनका अब जो पहले बाई रेटिंग दिए हुए थे अब सेलिंग रेटिंग दे रहे हैं और जो टारगेट प्राइसेस हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिड्यूस कर रहे हैं। लगभग जो करंट प्राइसेस अगर देखा जाए तो लगभग 35 से 40% का जो है डिक्रीज आने वाले टाइम में ये देख रहे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स कुछ बने। बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छे इनके प्रोडक्ट्स भी हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं और डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली ही है। बट कॉम्पिटिशन और थोड़ा सा इस कंपटीशन की वजह से जो इनके प्रमोटर्स हैं उनका भरोसा थोड़ा सा कम होना, ये थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टर्स के लिए निगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। तो आप भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं इस स्टॉक के, वो इस स्टॉक में नज़र बना के रख सकते हैं आने वाले टाइम में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।